मैं क्या बता रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ हो। जो आपका स्ट्रक्चर लिखा गया हु का, हमने कोशिश किया है कि आज उसका ट्रांसलेशन भी आप सीख जाएं और साथ ही साथ उसकी पैसिव भी बना दें। मतलब उसका एक्टिव भी सीखें और उसका पैसिव भी सीखें। तो उसको कवर करने के लिए मैंने एक्टिव और पैसिव दोनों के लिए स्ट्रक्चर लिखा है। और एक्टिव वॉइस बनाते समय आपको ध्यान देना होता है कि अगर वह हिंदी में दिया है तो हम उसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे, और अगर ऑलरेडी इंग्लिश में है तो वो एक्टिव वॉइस में रहेगा ही। तो आपको करना क्या है, मैंने एक सेंटेंस लिया है, आपको हिंदी कौन पढ़ाता है, एक एक्टिव वॉइस का ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ लिखा गया है जो पूरे टेंस और पूरे यूज सब के लिए काम करता है। जो यहाँ स्ट्रक्चर मैंने एक्टिव वॉइस का लिखा है वो टोटल एक सेंटेंस, एक स्ट्रक्चर पूरे दुनिया के जितने भी हु के एक्टिव वॉइस बनते हैं, मतलब ट्रांसलेशन होता है, जितना ट्रांसलेट होता है सब व्यवस्था एक सेंटेंस। ये कुछ बता रहा है, देखिए क्या बता रहा है। कह रहा है कि जब ट्रांसलेट करने आप जाइएगा तो सबसे पहले हु लिखिएगा। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसलेशन का नियम जानते हैं कि अगर कोई भी QW किसी हिंदी सेंटेंस के बीच में आता है तो ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखी जाती है। इसी वजह से यहाँ हु लिखा गया। आप क्या करेंगे, मैं उसी हिंदी को यहाँ ट्रांसलेट करके लिखूंगा जो हमारा एक्टिव वॉइस बनाकर तैयार करेगा। तो सबसे पहले कहा स्ट्रक्चर में हु लिखेगा, तो आप क्या लिख देंगे, हु लिख देंगे। अब स्ट्रक्चर में बोला गया है कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन इसकी एक खास बात है कि जो इसका ट्रांसलेशन होता है वह असर्टिव सेंटेंस की तरह से होता है। किसकी तरह से होता है? असर्टिव सेंटेंस की तरह से। असर्टिव सेंटेंस की तरह से क्यों होता है, उसका भी एक रीजन है। क्योंकि ये जो हु होता है यह दो काम करता है, एक तो QW का काम करता है, दूसरा यह सब्जेक्ट का भी काम करता है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। आप में से जो बात कर रहे हैं वो बात करते रह जाएंगे। वो दो काम करता है, QW का भी काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है। और जब ये दो काम करेगा, सब्जेक्ट का भी काम करेगा, तभी वह असर्टिव की तरह से ट्रांसलेट भी होगा। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन में भी यही बताया गया है कि जब सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा तभी वह सेंटेंस असर्टिव होता है। तो हमको ट्रांसलेट असर्टिव की तरह से करना है। तो असर्टिव में क्या है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो हमने हिंदी वाला सेंटेंस जब देखा तो यह आपका इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है, तो हमको असर्टिव पॉजिटिव में ट्रांसलेट करना होगा। और टेंस कौन सा है, अकॉर्डिंग टू टेंस लगाना है सहायक क्रिया। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया लगती है। उसका नियम ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं लगती है। और नेगेटिव होता तो डज नॉट लगता। लेकिन यहाँ पर तब क्या होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता तो सेंटेंस के इस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब में यस या यस भी लगा सकते हैं। अगर प्लूरल फॉर्म की सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। बस इतना काम करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसको सिंगुलर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहचान करना होता है, पढ़ाता है। अगर यहाँ है होता तब जा करके आप इसको प्लूरल फॉर्म में मानते। इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगेगी ही नहीं तो आप पहुंच जाएंगे मेन वर्ब पर। ये जो लिखा गया है या मेन वर्ब के लिए लिखा गया है, तो मेन वर्ब जो होगी वह भी अकॉर्डिंग टू टेंस रहेगी। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव में नहीं हेल्पिंग वर्ब लगती है।
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस रहेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ वर्ब है कौन, पढ़ाना है, और पढ़ाने के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीच लिखा जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं, तो मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ेंगे, ये टीचेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीचेज। अब आपको क्या लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है ऑब्जेक्ट के रूप में दो रहेगा, आपको और हिंदी। तो आपका ये नियम है कि सबसे पहले जो यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में उसको यू को लिखेंगे और फिर क्या लिख देंगे, हिंदी को लिखेंगे, और फिर लास्ट में यहाँ पे कुछ और नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में दो आया है, अदर वर्ड के रूप में वैसे हैं। ध्यान दीजिए, आपको क्या मैं बताना चाहता था, बताना ये चाहता था कि यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में दो है, और एक ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आपका क्या है, यू है। और ये ट्रांसलेशन का नियम है, कभी कभी आपका करेक्ट और इनकरेक्ट में, ध्यान दीजिए, कभी करेक्ट और इनकरेक्ट में इसी हिंदी को इधर करके और यू को उधर करके दे देगा और कहेगा क्या, इसको करेक्ट कर दीजिए। तो आप जान लीजिए जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आता है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है वो बाद में आता है। फिलहाल आपका ये आपका जो सेंटेंस है वो आपका एक्टिव बन गया। पैसिव वॉइस में क्या करना है, पैसिव वॉइस में जब इसका बनाने जाएंगे, इसके लिए नियम क्या है, इसका जो पैसिव बनेगा ये बताया गया कि अगर क्यू डब्ल्यू से शुरू है तो पैसिव भी क्यू डब्ल्यू से शुरू होगी। सेम सेंटेंस होता है। तो हु यहाँ पे है तो पैसिव भी हु से शुरू करेंगे, पैसिव भी किससे शुरू करेंगे, हु से। ये हमारा पैसिव बनेगा, इसका पैसिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस। अब क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब पैसिव बनाते हैं सारी क्रिया लगती है इस्तेमाल, क्या लगती है, और आप ध्यान देंगे यहाँ जो ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, उसको ध्यान देते हुए अगर यू को यहाँ लाएंगे तो आर रहेगा, अगर हिंदी को लाएंगे तो क्या रहेगा, इज रहेगा। लेकिन हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो उसको लाते हैं, पहले लाते हैं, अगर सब्जेक्ट बनाते हैं। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तब तो वो आपका हिंदी आता, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। फिलहाल यहाँ पे आप समझ गए हैं कि यू की वजह से यहाँ आर रहेगा और ऑब्जेक्ट के रूप में आप इस ऑब्जेक्ट के रूप में यू आएगा। और इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, टीच का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो टॉट हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। और इसके बाद अदर वर्ड मतलब हिंदी वहां बचा हुआ है तो हिंदी आप लिखेंगे, और इसके बाद बाई लिख देंगे, और बाई के बाद क्वेश्चन मार्क, बाकी कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाई के बाद सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा जाता था ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन यहाँ बाई के बाद कुछ नहीं लिखा जाएगा, वैसे छोड़िए। इसका एक और रूप है, इसको और तरीके से बनाएंगे तो बाई होम से बना सकते हैं। उसको बाई होम सबसे पहले लिखा जाएगा, सॉरी बाई होम लिखा जाएगा, और बाई होम के बाद हेल्पिंग वर्ब वही बताए हैं कि ऑब्जेक्ट को देखते हुए ऑब्जेक्ट यू को लाएंगे तो आर लगा देंगे, और इसके बाद आप यू लिख देंगे ऑब्जेक्ट को, फिर आपका वर्ब की, देखिए ऑब्जेक्ट पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब टॉट हो जाएगा, जो टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट हो जाएगा, फिर आपकी हिंदी लिख दी जाएगी और अदर वर्ड के रूप में है। बाकी आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बाई क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाई पहले लग चुके हैं। हु के यूज में या तो बाई पहले लगता है या तो अंत में, उसके बाद में कुछ लिखा जाता है और इससे पहले कुछ नहीं लिखा जाता। ये पूरा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों था जो आपने हु के यूज को सीखा है, एक्टिव वॉइस के रूप में भी, मतलब ट्रांसलेशन के रूप में भी, और जिस टेंस में सहायक क्रिया यहाँ लगती होगी वो लगाया जाएगा। जैसे फ्यूचर में आता तो यहाँ जैसे सहायक क्रिया नहीं लगाई गई है तो वहाँ लगता विल लगता या शैल लगता, जैसी कंडीशन होती है, तब जाकर मेन वर्ब लिखी जाती है, फिर ऑब्जेक्ट। ये सारी कहानी थी, तो आपने देखा है, मुझे लगता है आप सीख गए हैं। आप इस तरह का जो भी बुक में है उसको आप क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस को पैसिव बनाएंगे, और हिंदी सेंटेंस रहेगा तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।